अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? ठीक-ठाक हैं? असाइनमेंट 6 मैंने कल रात को अपलोड की है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो देख लें, क्योंकि डेडलाइन मंडे की ही है। मैं थोड़ा-सा डिस्क्राइब कर देता हूँ असाइनमेंट को। सबसे पहले तो असाइनमेंट में एमडीआई पैरेंट फॉर्म्स यूज़ करनी है। एमडीआई पैरेंट फॉर्म में आप एक मेन्यू बार बनाएँगे, मेन्यू स्ट्रिप लगाकर। उसमें 2 बटन होंगे, सेव एम्प्लॉयी और दूसरा शो एम्प्लॉयी डाटा। ठीक है, 2 बटन्स होंगे। सेव एम्प्लॉयी बटन पे जब आप क्लिक करेंगे, तो उसमें एक चाइल्ड फॉर्म ओपन होगा। उस चाइल्ड फॉर्म में कुछ फील्ड्स होंगी। टेक्स्ट बॉक्सेस लगा सकते हैं आप, न्यूमेरिक अप डाउन लगा सकते हैं आप, और रेडियो बटन्स लगा सकते हैं जेंडर के लिए। एम्प्लॉयी आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऐज के लिए न्यूमेरिक अप डाउन लगा सकते हैं, एड्रेस के लिए टेक्स्ट एरिया लगा सकते हैं, जेंडर के लिए रेडियो बटन्स लगा सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह कुछ फील्ड्स होंगी और एक सबमिट का बटन होगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, तो जो भी इंफॉर्मेशन यूज़र ने इन फील्ड्स में फिल की है, वो सब इंफॉर्मेशन को आप कन्वर्ट करेंगे एक्सएमएल में, ठीक है? और उसको सेव करेंगे एक एक्सएमएल फाइल में। आपने सीरियलाइज़ेशन यूज़ नहीं करनी, बल्कि एक-एक नोड करके क्रिएट करनी है, ठीक है? एक-एक नोड क्रिएट करनी है। एक-एक नोड और उसके एट्रिब्यूट्स, उनकी वैल्यूज़, हर चीज़ आपने अलग से क्रिएट करनी है, ठीक है? सीरियलाइज़ेशन नहीं यूज़ करनी। एम्प्लॉयी की कोई क्लास नहीं बनाएँगे आप, ठीक है? जो एक्सएमएल आप सेव करेंगे वो इस फॉर्म में होनी चाहिए। सबसे पहले एक्सएमएल का ऊपर डिक्लेरेशन होगी, फिर एम्प्लॉइज़ का टैग। इस एम्प्लॉयी के टैग, एम्प्लॉइज़ के टैग के अंदर मल्टीपल एम्प्लॉयी टैग होंगे, ठीक है? जैसे पहला एक एम्प्लॉयी का टैग मैंने यहाँ बना दिया है, इसके नीचे और भी फर्दर होंगे, ठीक है? पहला एम्प्लॉयी, उसका आईडी एक एट्रिब्यूट की फॉर्म में होगा और ऐज भी एट्रिब्यूट होगा, ठीक है? आईडी और ऐज एट्रिब्यूट रखने हैं, सब नोड्स या चाइल्ड नोड्स नहीं बनानी। फिर उसके बाद एक नेम की नोड होगी जिसके अंदर सब नोड्स होंगी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है? और उनके अंदर वैल्यूज़ होंगी। फिर एड्रेस की एक होगी और एक जेंडर की होगी, ठीक है? फिर आगे अगर दोबारा यूज़र ने सेव किया है कोई डाटा, तो दूसरा एम्प्लॉयी का टैग आ जाएगा, इसी सेम फाइल के अंदर, ठीक है? अलग-अलग फाइल्स नहीं होंगी, एक ही फाइल होगी, जिसमें तमाम एम्प्लॉइज़ का डाटा सेव होता जाएगा, एक्सएमएल की फॉर्म में। फिर उसी पैरेंट एमडीए पैरेंट फॉर्म के अंदर मेन्यू स्ट्रिप में दूसरा बटन होगा शो एम्प्लॉयी डाटा, ठीक है? जैसे ही उसपे ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो आपको एक डाटा टेबल शो होगा, एक ग्रिड व्यू शो होगा। उस ग्रिड व्यू में तमाम एम्प्लॉइज़ का डाटा आपने शो करना है। क्योंकि हमने ग्रिड व्यू में डाटा हमेशा डेटाबेस से फिल किया है, एक्सएमएल फाइल से नहीं किया, तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे गाइडेंस लिख दी है कि कैसे करना है, ठीक है? एक्सएमएल फाइल को आप रीड करेंगे, उसको पार्स करेंगे लूप्स के थ्रू, सारी डिटेल निकालेंगे एम्प्लॉइज़ की। ये काम हमने कर लिया है, एक्सएमएल को रीड करके उसमें से डिटेल्स निकालने वाला काम हमने किया है, ठीक है? आपने सेम उसी तरह करना है, ठीक है? और उस तरह उस सारे डाटा को निकाल कर आपने एक डाटा टेबल का ऑब्जेक्ट बनाना है। एक डाटा टेबल में कॉलम्स ऐड करने हैं। कॉलम्स में आप हेडिंग्स लिखेंगे जितनी भी हेडिंग्स हैं, ठीक है? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आईडी, ऐज, एड्रेस और जेंडर, ये सब उसके कॉलम्स आप ऐड करेंगे। फिर उस डाटा टेबल को आप ग्रिड व्यू का सोर्स सेट कर देंगे, ठीक है? जब आप ये कर देंगे तो हेडिंग्स तो क्रिएट हो जाएंगी। फिर आपने एक-एक एम्प्लॉयी का डाटा एज़ अ रो उसमें ऐड करना है। तो वो एज़ अ रो कैसे ऐड करेंगे? डीटी यानी कि डाटा टेबल का ऑब्जेक्ट डॉट रोज़ डॉट ऐड फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आगे जिस जो भी हेडिंग्स के सीक्वेंस से ही आगे वैल्यूज़ डालनी है। ठीक है? तमाम एम्प्लॉइज़ का डाटा इस तरीके से लूप के अंदर आप ये वाली स्टेटमेंट लिख देंगे और सारे एम्प्लॉइज़ का डाटा इस तरह डाटा टेबल में डालते जाएँगे। और डाटा ग्रिड व्यू में सोर्स सेट है, तो वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है? कोई सवाल असाइनमेंट में? सर, जो आपने जो पहला मेन्यू बटन बताया जिसमें हमने एम्प्लॉयज़ का डेटा सेव करना है, जी। सर उसमें मैं कर रही हूँ सर, उसमें ना सिर्फ एक ही नोट है। जब दूसरा फॉर्म में दोबारा ये वैल्यूज इंटर करते हैं ना, तो करंट वैल्यू सिर्फ डिस्प्ले होती है, प्रीवियस के साथ अपेंड नहीं हो रही। अच्छा, अपेंड नहीं हो रही, ठीक है। अपेंड का आपने कोई चेक किया मोड वगैरह को होगा, फाइल रीड करते वक़्त?
कोई होगा मेरे ख्याल से। मैंने सर क्या है कि एप्लीकेशन ओपन करके दोबारा करो तो फिर भी वो करंट वाली रहती है, प्रीवियस वाली गायब हो जाती है चीज। एप्लीकेशन बंद करके लगाएंगे तब तो नई फाइल क्रिएट होगी, क्योंकि आपने हर एप्लीकेशन के स्टार्ट में नई फाइल तो क्रिएट करनी है मेरे ख्याल सर से, तब तो फॉर्म भी होगी। बंद करके करे तब भी ऐसे ही हो रहा है। अच्छा चले, मैं आपको देख के बताता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। ओके सर। और कोई सवाल? और किसी की कोई मुश्किल हो इसमें? कोई सवाल नहीं, और ठीक है चले। अच्छा, आप एक और काम भी कर सकते हैं, अगर आपको अपेंड करने का मसला आ रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं कि पहले सारी फाइल को रीड कर लें और वो सब नोट्स अपने पास कोड में सेव कर लें, फिर वो जब सर वो राइट करेंगे लोड तो वो भी भी। किया है मैंने। सर मैंने लोड की है पहले फाइल का एक, लेकिन फिर वो सिर्फ लोड किया वो चल नहीं रहा आगे। मतलब मैंने क्या पहले प्रीवियस जो फाइल सेव हुई उसको लोड करके देन आगे करूँ, सर वैसे भी नहीं हो नहीं, रहा। लोड नहीं, लोड करने के बाद मैं ये कह रहा हूँ उस सारी फाइल को रीड भी कर सकते हैं, रीड करके अपने पास वो एम्प्लॉय का डाटा वेरिएबल्स में रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा सर पहले रीड का भी कोड लिखते फिर नीचे राइट का फुल रीड का जो आपने बताया। हाँ, वो भी इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। वैसे मैं आपको अपेंड का देख के कोई बताऊंगा तरीका, कोई इस तरह का वर्कअराउंड होगा। अगर ना हुआ तो फिर आप ये कर सकते हैं कि फाइल को रीड करके वो सारा डाटा वेरिएबल्स में या अरेज में रख सकते हैं, फिर उसके बाद उसमें नया एम्प्लॉय ऐड करके वो सारा एक ही बार शुरू से लेकर आखिर तक राइट कर दें। ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय की क्लास भी बना सकते हैं इस काम के लिए कि एम्प्लॉय का सारा डाटा रीड करके एम्प्लॉय की क्लास में डालें, फिर वो एम्प्लॉय की क्लास की अरे लिस्ट बना लें। रियलाइजेशन वगैरह हो जाएगी वो तो आपने क्या नहीं करनी। हाँ, सीरियलाइजेशन नहीं करनी, मैं ये कह रहा हूँ कि नोड बाय नोड रीड करके उसको एम्प्लॉय की क्लास के ऑब्जेक्ट में डालें डाटा को, फिर लिस्ट एक बना लें एम्प्लॉय टाइप की, ठीक है। उसमें सारे एम्प्लॉयज को ऐड करते जाएं, इस तरह ऐड करने में आसानी होगी ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ सीरियलाइजेशन नहीं यूज करनी, नोड बाय नोड रीड करने का कह रहा हूँ मैं, ठीक है। नोड बाय नोड रीड करके एम्प्लॉय की क्लास में डाल सकते हैं आप डाटा, फिर उसके बाद वो सारे उसमें उसी लिस्ट में एक जो नया डाटा आया वो भी एम्प्लॉय उसी लिस्ट में डाल देंगे, और फिर वो सारी लिस्ट एक ही बार ट्रैवर्स करके आप उसको फाइल में राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीका है। ये अभी मैं आपको एक वर्कअराउंड सोच के बता रहा हूँ, लेकिन मैं अपेंड का भी कोई देखूंगा, अगर हुआ तो बता दूंगा, ठीक है। और किसी को मसला तो नहीं है कोई असाइनमेंट में? चलें ठीक है, फिर हम वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। वेब डेवलपमेंट हमारी मिड के बाद आएगी, अभी इस मिड तक के कोर्स में ये शामिल नहीं है, लेकिन हम इसको स्टार्ट कर देते हैं ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें कोर्स, ठीक है। समझना आपने है इसको, इसके ऊपर असाइनमेंट वगैरह कोई चीज़ नहीं होगी फिलहाल, मिड के बाद ही कुछ होगा जो होगा, ठीक है। सिर्फ इसको समझ लें आप चीज़ों को थोड़ा सा। HTML क्या चीज़ होती है, सब लोगों को पता होगा ये बात, कोई अच्छे तरीके से बता सकता है कि HTML क्या चीज़ है? HTML नहीं पता किसी को? सर मार्कअप लैंग्वेज है वेब पेजेस को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जी, HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये एक वेब पेज को डिस्क्राइब करती है, मतलब कि उस वेब पेज में क्या कुछ होगा वो सब डिस्क्राइब करती है, ठीक है। HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको ब्राउजर समझता है, कोई भी ब्राउजर हो वो HTML को समझता है और हर उस HTML के टैग को समझ के उसको डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो ब्राउजर अंडरस्टैंड कर सकता है। वैसे तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक पेज की रिक्वेस्ट
वैसे कोड के थ्रू करें या किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से HTML आपको रिटर्न हो जाएगी, HTML रिटर्न हो जाएगी, डिस्प्ले नहीं होगी। ब्राउजर से अगर आप करेंगे तो ब्राउजर डिस्प्ले भी कर देगा, क्योंकि ब्राउजर को ये इसका मतलब पता है, वो इसको पार्स कर सकता है। HTTP क्या होता है? HTTP क्या होता है? सर ये प्रोटोकॉल होती है एप्लीकेशन लेयर की, जिसके थ्रू हम वेब ब्राउज़र को वेब सर्वर से कम्युनिकेट करवा सकते हैं। लोकली के लिए लोकल सर्वर होता है और लोकल होस्ट पे जाने के लिए हमें एड्रेस देना पड़ता है इस पर। जी सही कहा आपने, एप्लीकेशन लेयर पे होती है, क्योंकि फ्रंट एंड के लिए होती है एप्लीकेशन लेयर, फ्रंट एंड, तो ये HTTP भी वहीं पे। HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि जो आपने ये पढ़ी है मार्कअप लैंग्वेज अभी HTML, यूजुअली इसको ट्रांसफर किया जाता है, वैसे और भी चीजें कर सकते हैं। HTTP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू ब्राउजर आप के सर्वर से कम्युनिकेट करता है और HTML लाकर आपको ये जो भी रिस्पॉन्स आया है वो आपको लाकर दिखा सकता है, तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की फॉर्म में होता है। रिक्वेस्ट आप इस तरह करते हैं, गेट की रिक्वेस्ट होती है कोई पेज गेट करने के लिए, पोस्ट की रिक्वेस्ट होती है डाटा सेव करने के लिए, तो गेट की रिक्वेस्ट की आगे URL दे दिया, ठीक है, आगे होस्ट वगैरह जो भी चीजें डिटेल में दे दी, और रिस्पॉन्स हमारे पास नीचे जो है वो इस तरह आता है कि 200 का मतलब, रिस्पॉन्स कोड का मतलब ये है कि 200 का मतलब सक्सेसफुल या ओके, साथ डेट होती है और कुछ और चीजें होती हैं, कंटेंट टाइप, कंटेंट लेंथ और आगे कंटेंट, ठीक है। कंटेंट टाइप HTML पेजेस की ये होती है टेक्स्ट लेस HTML, ठीक है। तो ये गेट रिक्वेस्ट होती है और ये रिस्पॉन्स होता है। जो हमारा ब्राउजर बैकएंड पे कर रहा होता है वो ये गेट रिक्वेस्ट होती है और रिस्पॉन्स इस तरह लाकर हमें दिखा रहा होता है। इसमें कंटेंट भी होता है रिस्पॉन्स में। तो किस तरह काम करता है कि हमारा कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट से कम्युनिकेट करता है और इंटरनेट हमारे उस सर्वर के पास जाता है जिसको हमने रिक्वेस्ट सेंड की है। उस सर्वर के पास जो भी उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट पेज या कोई रिस्पॉन्स होता है वो उसको रिटर्न कर देता है, ठीक है। जो हमारा कंप्यूटर है वो क्लाइंट कहलाता है और जो जिस होस्टिंग कंप्यूटर से हम बात कर रहे हैं वो सर्वर कहलाता है। होस्टिंग कंप्यूटर का मतलब ये है कि जो वेबसाइट को होस्ट कर रहा है, ठीक है, वो सर्वर है हमारा। तो कोई भी वेबसाइट क्लाइंट से जब रिक्वेस्ट जाती है तो इस तरह की फॉर्म में जाती है, जैसे ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, तो सर्वर रिटर्न, जो सर्वर के पास डेटाबेस की फॉर्म में भी हो सकती है, कोई स्टोरेज हो सकती है, कोई भी जिस तरह जिसमें पेजेस पड़े हों, सारे HTML पेजेस हों, वो उस पेजेस में से रिस्पॉन्स रिटर्न कर देता है क्लाइंट को, ठीक है, फाइल उसके पास सेव होती है। अब ASP.NET क्या चीज़ है? हमने C#.NET देखी है जो कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए या कंसोल एप्लीकेशन के लिए हमने यूज की। ASP.NET ये हमारी ऐसी लैंग्वेज है जिससे हम वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं, ठीक है। ActiveX सर्वर पेजेस है ये कहलाता, और ASP.NET हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें बिल्डिंग, डिप्लॉइंग एंड रनिंग .NET वेब एप्लीकेशन। अच्छा, इसको आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो ASP.NET एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, ठीक है। सर्वर साइड और क्लाइंट साइड में फर्क क्या है? क्लाइंट साइड हमने देखा, क्लाइंट क्या होता है कि हमारा ब्राउजर या हमारा कंप्यूटर जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। क्लाइंट साइड लैंग्वेज वो है जो कि क्लाइंट पे जाकर इवेल्युएट होती है, जैसे कि HTML क्लाइंट साइड है, वो क्लाइंट के पास आती है, क्लाइंट उसको समझ के दिखा देता है ब्राउजर आपका। जावास्क्रिप्ट से भी सर्वर साइड लैंग्वेज, सर्वर साइड कोड लिखने लग गए हैं अब, लेकिन वैसे ये क्लाइंट साइड होती थी। इसका मतलब ये है कि जब ब्राउजर के पास जाएगी तब ये एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, तो क्लाइंट साइड होती थी, लेकिन अब इससे सर्वर साइड कोड भी लिखने लगे हैं, इससे कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स बन चुके हैं, Node.js वगैरह, ठीक है। तो जो सर्वर साइड लैंग्वेज है उसका मतलब ये है कि देखें, जो ब्राउजर है उसने तो HTML, CSS और जो बेसिक सी जावास्क्रिप्ट है ये चीजें समझ आती हैं उसे, ठीक है। उसे ये ASP.NET, जावा शावा ये सब चीजें समझ नहीं आती, PHP वगैरह, उसे ब्राउजर को ये समझ नहीं आती क्योंकि ये क्लाइंट साइड नहीं है। तो सर्वर साइड लैंग्वेजेस हैं ये,
सर्वर जिस पे भी सर्वर पे हम रन कर रहे होते हैं, वो सर्वर इसको इवैल्यूएट कर इसको कन्वर्ट करता है HTML में, और HTML ही सेंड करता है ब्राउज़र के पास, ठीक है? क्योंकि ब्राउज़र को सिर्फ वही समझ आती है। तो ASP.NET सर्वर साइड लैंग्वेज है, यानी कि सर्वर पे इवैल्यूएट होती है और क्लाइंट साइड कोड में कन्वर्ट होती है, ठीक है? और क्लाइंट जो सर्वर है हमारा, वो हमें क्लाइंट साइड कोड सेंड करेगा हमारे ब्राउज़र को, जो उसको समझ आए, ठीक है? ये हमें डेवलपर प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करती है, मतलब सिंप्लीफाइड पेज डेवलपमेंट मॉडल है, बहुत सिंपल सा है, हम देखेंगे इसको। टारगेट एंड एनी वेब क्लाइंट, ठीक है, पीसी पे भी, यानी कि कोई भी पीसी या मोबाइल कहीं भी आप जो भी वेब क्लाइंट है आपका उसको टारगेट कर सकते हैं, मतलब किसी पे भी रन हो सकते हैं, मोबाइल पे भी और कंप्यूटर पे भी, क्योंकि वेब पेज है, वेबसाइट तो कहीं भी एक्सेस हो सकती है किसी भी डिवाइस पे। मॉड्यूलर है, मतलब मॉड्यूल्स की फॉर्म में हो सकता है, वेल फैक्टर्ड है, एक्सटेंसिबल आर्किटेक्चर है, ठीक है। सुपीरियर डिबगिंग एंड ट्रेसिंग सपोर्ट है, ये भी हम देखेंगे कि डिबगिंग ऑन करके आप चेक कर सकते हैं, उसकी डिटेल किस्म की ट्रेसिंग चेक कर सकते हैं, कहाँ पे एरर है, क्या मसला, ठीक है। दूसरा, इनहैंस्ड परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, ठीक है, परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है, स्केलेबल है, रिलायबल है, कंपाइल्ड होती है, ये इंटरप्रेट नहीं होती, ठीक है, यानी कि पूरा पेज का कोड कंपाइल होगा, अब लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट नहीं होगा, एक साथ ही कंपाइल होता है कोड पूरा। रिच कैशिंग सपोर्ट है इसमें, कैश भी हो सकता, कैश में भी आपके सेव हो सकते हैं पेजेस। वेब फॉर्म स्केलेबल सेशन स्टेट, वेब फॉर्म स्केलेबल सेशन स्टेट के लिए पहले ये समझना पड़ेगा सेशन स्टेट क्या होती है। जब आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं तो वो आपका एक सेशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है, जब तक आप लॉगिन रहते हैं तब तक आपका वो सेशन रहता है, ठीक है। तो ये आपकी सेशन स्टेट है कि आप इस पर लॉग इन है, ठीक है। आपकी जो भी यूजर आईडी है, यूजर नेम है, अक्सर वेबसाइट पे ऊपर लिखा आ रहा होता है वेलकम इमरान, ठीक है, फेसबुक पे भी लिखा होता है ऊपर, मेरी डीपी बनी आ रही होती है, तो वो हमारी सेशन स्टेट है, ठीक है। वेब फॉर्म स्केलेबल का अब क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक वेब फॉर्म है, मतलब सर्वर हमारे पास एक मशीन नहीं है बल्कि मल्टीपल मशीन है, सॉरी, तो जैसे फेसबुक की मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो फेसबुक सिर्फ एक मशीन पे डिप्लॉय नहीं हुआ। मैं जब भी facebook.com लिखता हूँ ब्राउजर में, तो वो सिर्फ एक सर्वर, एक मशीन नहीं है जो उसको हैंडल कर रही है, मल्टीपल मशीन्स हैं, ठीक है, जिन पे लोड बैलेंसिंग हुई हुई है, कि मतलब बैलेंस हो जाए लोड, एक मशीन पे 10 रिक्वेस्ट आए, दूसरी पे भी 10 आए, तीसरी पे भी 10 आए, सारा लोड एक मशीन पे ना आए, लोड बैलेंसिंग हुई है और मल्टीपल मशीन्स हैं, ठीक है, एक कहीं और पड़ी होगी, एक कहीं और पड़ी होगी, ताकि ऐसा इसलिए करते हैं ताकि एक क्रैश कर जाए तो दूसरी एटलीस्ट वर्किंग में हो, ठीक है। या फिर अगर लोड ज्यादा हो तो एक मशीन पे ज्यादा लोड ना आए, डिवाइड हो जाए, इस तरह की कुछ पर्पसेस होती हैं। तो जब वेब फॉर्म का मतलब है मल्टीपल मशीन्स पे जब आपकी एप्लीकेशन रन करेगी, तो एक सेशन आपने लॉगिन किया तो एक मशीन से रिक्वेस्ट गई और रिस्पॉन्स आया, लॉगिन हो गया आप। अब अगर आप रिक्वेस्ट सेंड करें तो दूसरी मशीन पे जा सकती है, दूसरी मशीन को क्या पता आप लॉग इन है कि नहीं। तो ये चीज भी आपको ये प्रोवाइड करती है, ये फीचर भी, कि स्केलेबल है सेशन स्टेट इसकी, मतलब वेब फॉर्म में भी ये वर्क करेगी। ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स एंड रिकवर्स फ्रॉम एरर्स, एरर्स को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट और रिकवर करेगी। सिंपल डिप्लॉयमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि इसको डिप्लॉय करना बहुत इजी है। IIS एक सर्वर है हमारा जो विंडोज में ऑलरेडी होता है, आपने उसको सिर्फ इनेबल करना है कंट्रोल पैनल से और उसके ऊपर आप डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। और वो सिंपल है कि आपको वो सर्वर डाउन नहीं करना पड़ता। जब आप रीडिप्लॉय करेंगे, कुछ एप्लीकेशन में आपने चेंजेस किए, आप रीडिप्लॉय कर रहे हैं, तो आपको वो सर्वर डाउन करके या ऑफ करके या स्टॉप करके उसके ऊपर डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये भी चीज हम चेक करेंगे, अगर कोई फ्रंट एंड में थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं तब तो वो डायरेक्ट ही पेज रिफ्रेश करेंगे तो वहां पे आ जाते हैं चेंजेस, ठीक है। लेकिन अगर बैक एंड में हुए तो हमें पीछे से कोड कंपाइल करना पड़ेगा दोबारा, लेकिन सर्वर डाउन करने की जरूरत नहीं है, दोबारा कोड कंपाइल करके डालेंगे तो फिर चल जाएगा, ठीक है। डिप्लॉय एंड अपग्रेड रनिंग एप्लीकेशंस विद Xcopy, ठीक है। Xcopy मल्टीपल फाइल्स कॉपी करने के लिए होती है, ये लिनक्स वगैरह में होती है मेरे ख्याल से ये कमांड। XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं इसकी, XML क्या होती है हमें पता लग गया, तो उस फॉर्म में होती हैं ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स।
पेज रिक्वेस्ट का प्रोसेस देखते हैं कि कैसे होता है। यूजर रिक्वेस्ट एन एप्लीकेशन रिसोर्स फ्रॉम द वेब सर्वर, ठीक है, कोई वेब सर्वर है जिसने वेबसाइट डिप्लॉय की हुई है या रन कर रहा है वेब सर्वर, ठीक है, उससे एक एप्लीकेशन रिसोर्स की रिक्वेस्ट करता है यूजर, ठीक है, पहले रिक्वेस्ट करेगा, पहला स्टेप यही है। IIS forwards the call to ASP.NET process। IIS मैंने आपको बताया सर्वर है हमारा जो कि रन कर रहा है हमारी ASP.NET की वेबसाइट को, ठीक है। IIS का मतलब है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है, ये हमें कंट्रोल पैनल में मिलता है, वहां से हम इसको इनेबल करते हैं, फिर इसके ऊपर हम अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करते हैं, ठीक है, या रन करते हैं, ठीक है। जब उसके पास रिक्वेस्ट आती है IIS के पास, तो वो ASP.NET का जो प्रोसेस रन कर रहा है वो उसके पास वो फॉरवर्ड कर देता है वो रिक्वेस्ट। उसमें एक मॉड्यूल होता है एप्लीकेशन मैनेजर, जैसे इस नीचे वाली राइट डायग्राम में बना हुआ है एप्लीकेशन मैनेजर, ठीक है। एप्लीकेशन मैनेजर कॉल्स द एप्लीकेशन डोमेन एंड प्रोसेसेस द पेज। जो भी एप्लीकेशन की डोमेन है, जैसे www.uaar.com हमने देखा था, जैसे .edu.pk या .com है जो भी है, तो ये डोमेन है, ठीक है। उस हमारी एक IIS के ऊपर मल्टीपल एप्लीकेशंस रन हो रही हैं, तो मल्टीपल डोमेन्स होंगी एप्लीकेशन की, ठीक है। तो एप्लीकेशन मैनेजर क्या करता है कि जो एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट आई है वो उस वाली एप्लीकेशन डोमेन के पास फॉरवर्ड करता है, ठीक है, और उस पेज को फिर प्रोसेस करता है जो भी रिस्पॉन्स में देना है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि ASP.NET, PHP ये सब हमारी सर्वर साइड लैंग्वेजेस हैं जो कि सर्वर पे इवेल्युएट होती हैं, कन्वर्ट होती हैं, और नॉर्मल HTML का रिस्पॉन्स जाता है क्लाइंट के पास या ब्राउजर के पास। तो ये काम कौन करता है कन्वर्ट करने का? हमने तो ASP.NET में कोड लिख दिया, ये काम IIS हमारा परफॉर्म करता है, ठीक है। जो भी सर्वर पे हम रन कर रहे हैं, जैसे जावा को हम रन करते हैं टॉमकैट पे, जेबॉस पे, ठीक है, और ग्लासफिश पे, तो वो वेब सर्वर्स हैं। टॉमकैट वेब सर्वर है, जेबॉस, ग्लासफिश एप्लीकेशन सर्वर्स हैं। इन सब का ये काम होता है, ये कंटेनर है बेसिकली ये, ठीक है। इनमें ये एक बहुत बड़े एप्लीकेशन सर्वर या वेब सर्वर हैं जिनके अंदर छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं हर चीज को हैंडल करने के लिए। जावा में अगर सर्वलेट है आपने लिखा, तो सर्वलेट को इवेल्युएट करके कन्वर्ट करने के लिए एक सर्वलेट कंटेनर होगा, ठीक है। तो ASP.NET में को यूज करने के लिए IIS है, माइक्रोसॉफ्ट का ये सर्वर है, तो इसके अंदर ये कंटेनर है बेसिकली, ठीक है। ये सर्वर एक कंटेनर है जो कि कन्वर्ट करेगा ASP.NET को नॉर्मल अंडरस्टैंडेबल क्लाइंट साइड कोड में, ठीक है। अगर हम ये वाली राइट वाली डायग्राम पहले चेक करें, राइट वाली डायग्राम में क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की इंटरनेट के थ्रू, जो कि IIS या कोई भी वेब सर्वर है उसके पास गई, जो भी वेब सर्वर रन हो रहा है, ठीक है। IIS ने एक ऐसे प्रोसेस के पास सेंड की वो रिक्वेस्ट जो कि ASP.NET को रन कर रहा है, ठीक है। उसमें एक एप्लीकेशन मैनेजर होगा। एप्लीकेशन मैनेजर मैंने आपको बताया कि कॉल करेगा एप्लीकेशन डोमेन को, ठीक है। मल्टीपल एप्लीकेशन रन हो रही होती हैं, तो जो एप्लीकेशन की डोमेन कॉल की गई है, uar.com कॉल की गई है, तो उसके पास जाएगा, उसके प्रोसेस में जाएगा, ठीक है। उसके होस्टिंग इन्वायरमेंट में जाकर उसका पेज लेके आएगा, ठीक है। अब अगर लेफ्ट वाली देखें, इसमें मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, 1 2 3। इन क्लाइंट्स ने इंटरनेट के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड की, IIS के पास गई, IIS ने क्या किया, ASP.NET IS API के पास लेकर गया, ठीक है। ये भी वही चीज है, इसका मतलब IS API का मतलब इंटरनेट सर्वर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। ये बेसिकली हमारा ASP.NET का कोड ही आप समझ लें, ठीक है। ASP.NET का कोड इसके जरिए लिखा जाता है, मतलब कि ये एक ऐसी चीज है जो सर्वर साइड का कोड लिखती है, प्रोग्राम कॉल्स हैं बेसिकली, ठीक है। पहले हमारे पास CGI होता था, CGI बहुत सबसे पहले बहुत पुराना जो यूज होता था सर्वर साइड लैंग्वेज के लिए, CGI यूज होता था। वो हमारे उसमें बहुत सारे फ्लॉज थे और बहुत कॉम्प्लेक्स चीज थी वो थोड़ी। फिर उसके बाद जावा में आए बहुत सारे फ्रेमवर्क्स, और C# में ASP वगैरह आए, तो हमने चीज आसान कर दी। तो ये बेसिकली समझ लें कि ASP.NET है बस यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या, उसने एप्लीकेशन डोमेन के पास भेजा, और आगे HTTP रन टाइम है कोई, ठीक है, जिसके अंदर सारे हमारे HTTP कॉन्टेक्स्ट हैं। हमने यहाँ पे देखा कि एप्लीकेशन डोमेन के अंदर HTTP कॉन्टेक्स्ट होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल डोमेन है UAR की, ठीक है।
उसके अंदर अब एक कॉन्टेक्स्ट भी होगा, एक मिनट, uar.edu.pk की एप्लीकेशन डोमेन है, ठीक है, उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट भी होगा, फॉर एग्जांपल uar.edu.pk/jobs, ठीक है, ये लिखते हैं तो जॉब्स का पेज आ जाता है, तो वो जो जॉब्स है वो आगे फिर कॉन्टेक्स्ट होगा, ठीक है, जो भी है उस जॉब्स के अंदर आगे फर्दर कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। आप अक्सर एप्लीकेशंस में ये करते हैं कि एक मेन या इस तरह का कोई कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, जो उस पूरी एप्लीकेशन में सेम होता है, ठीक है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल uar.edu.pk/main ये मेरा कॉन्टेक्स्ट है, फिर आगे लॉगिन पेज है तो uar.edu.pk/main/login करेंगे तो लॉगिन पेज आ जाएगा, स्लैश होम पेज तो होम पेज आ जाएगा, इस तरह। तो बीच में एक चीज होती है कॉन्टेक्स्ट, वो एक कॉन्टेक्स्ट है जो मेन जो हम लिखते हैं नॉर्मली, जो पूरी एप्लीकेशन के लिए सेम होता है, और अक्सर वो लोग उसको कॉन्टेक्स्ट को कुछ भी नहीं लिखते हैं, एम्प्टी रखते हैं, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट के पास चला जाएगा, फिर उसके अंदर HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट डायग्राम है ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो कि ASP.NET की पेज रिक्वेस्ट कैसे काम करती है, ठीक है। ये एक हल्की सी डायग्राम की इमेज आपके दिमाग में अगर हो तो काफी है। ASP.NET कंपाइलेशन कैसे होगी अब? अच्छा, ASP में हमारे पास अगर हम देखें तो एक फ्रंट एंड पेज होता है जिसमें हम टैग्स लगाते हैं और डिजाइनिंग करते हैं, और एक बैक एंड फाइल होती है, कोड बिहाइंड जिसको कहते हैं, ठीक है, कोड बिहाइंड क्लास फाइल होती है .cs। जस्ट लाइक डेस्कटॉप एप्लीकेशन में हमने देखा कि एक फ्रंट एंड पे फॉर्म होता है जहाँ पे डिजाइन करते हैं और एक उसके साथ कोड बिहाइंड होता है, इसी तरह ASP.NET में भी फ्रंट एंड पे पेज होता है जहाँ पे डिजाइनिंग करते हैं और उसके पीछे कोड बिहाइंड होता है, ठीक है। तो जब रिक्वेस्ट आती है कि किसी भी ASPX फाइल की, ठीक है, यानी कि जो फ्रंट एंड पे फाइल दिखानी है उसकी रिक्वेस्ट आई, तो वो रिक्वेस्ट पहले जाती है ASPX इंजन के पास पार्स होने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद वो उस कोड बिहाइंड क्लास फाइल जो होती है जिसमें कोड लिखा होता है .NET का, उसको ज्वाइन करके एक जनरेटेड पेज क्लास फाइल बनाता है, ठीक है। फिर उस जनरेटेड पेज क्लास फाइल को कन्वर्ट करते हैं पेज क्लास में, ठीक है, इंस्टेंशिएट प्रोसेस एंड रेंडर पेज क्लास, और उस पेज क्लास को हम रिटर्न करते हैं रिस्पॉन्स में, ठीक है। HTML हो सकती है, JS हो सकती है, कोई भी चीज, JS मतलब जावास्क्रिप्ट, HTML वगैरह, ठीक है। तो हर पेज एक पेज क्लास में कन्वर्ट होके रिटर्न होता है, ठीक है। अगर वो पेज कंपाइल नहीं हुआ तो ये वाला साइकिल, पीछे वाला जो साइकिल है ये सारा फॉलो होगा। अगर वो पहले कंपाइल हो चुका है तो जैसे ये ASPX फाइल की रिक्वेस्ट आई, डायरेक्टली इंस्टेंशिएट करेगा पेज क्लास को और रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास दो किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं विजुअल स्टूडियो में जो हम बनाते हैं एक वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, ठीक है। पहली टाइप का जो होता है प्रोजेक्ट वो होता है वेबसाइट। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ से आता है विजुअल स्टूडियो में। ये वैसे आपने वेबसाइट यूज नहीं करना, ये सिर्फ आपको इसलिए बताया गया ताकि आपको पता हो कि ये भी चीज है। फाइल में जाकर न्यू करते हैं और न्यू में जाकर वेबसाइट सेलेक्ट करते हैं तो वेबसाइट क्रिएट हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ईच पेज इज डायनेमिकली लोडेड इनटू मेमोरी, ठीक है, डायनेमिकली लोड होता है, ठीक है। ये स्लो होता है फर्स्ट लोड पे, ठीक है, और इसको नो नीड टू रिकम्पाइल फॉर कोड चेंज, कोड चेंज करने की कोड चेंज करके इसको रिकम्पाइल करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि डायनेमिकली लोड हो रहा है, ठीक है। तो इसका और वेब एप्लीकेशन का डिफरेंस मेन आपको समझ आएगा डायग्राम से, ठीक है। फिलहाल आप ये देखें कि वेबसाइट एक चीज होती है, जैसे मैं यहाँ पे गया हूँ अब विजुअल स्टूडियो में, फाइल न्यू, यहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं ना हम यूजली, ये यहाँ पे दूसरी चीज है वेबसाइट, ठीक है। ये वेबसाइट बनाने का तरीका होता है। दूसरी चीज होती है जो कि रिकमेंड कर रहे हैं हम, वो है वेब एप्लीकेशन, ठीक है। वो हम इसी तरह बनाएंगे, फाइल न्यू प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, यहाँ से लेफ्ट साइड से वेब सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ASP.NET वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, या एम्प्टी वेब एप्लीकेशन कर लें तो बेहतर है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको क्रिएट करते हैं।
इसमें क्या होता है कि तमाम पेजेस कंपाइल हो जाते हैं एक 1 DLL में, ठीक है, एक DLL बन जाती है सारे पेजेस की कंपाइल करके, ठीक है, क्योंकि कंपाइल हो चुके हैं तो फर्स्ट लोड पे भी वो उसकी फास्टर होगी, ठीक है, फर्स्ट लोड भी फास्टर होगा। अब आपने कोड चेंज किया तो आपको रिकम्पाइल करना पड़ेगा, ठीक है। ये डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं हम वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन का डिफरेंस। जब वेबसाइट बनाते हैं तो ये सारा प्रोसेस जो हाईलाइट हुआ है, सारा प्रोसेस यानी कि सारी डायग्राम का प्रोसेस होता है, ठीक है। रिक्वेस्ट आएगी, ASPX इंजन के पास जाएगी, वो उसको कोड बिहाइंड क्लास फाइल के साथ ज्वाइन करके जनरेट करेगा पेज क्लास फाइल, फिर उससे पेज क्लास जनरेट होगी, ठीक है, यानी कि सारा प्रोसेस उसमें होता है। जबकि वेब एप्लीकेशन में तमाम चीज प्री कंपाइल्ड होती है एक वन DLL में, तो इसलिए सारा प्रोसेस नहीं होता, सिर्फ ये नीचे वाला प्रोसेस जो हाईलाइट है वो होता है। जैसे ही रिक्वेस्ट है ASPX पेज की, वो इंस्टेंशिएट करेगा पेज क्लास को, क्योंकि वो कंपाइल पहले से हुई भी है, हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं, और वो डायरेक्टली रिस्पॉन्स रिटर्न कर लेगा, ठीक है। तो ये इसलिए फास्ट भी होगा, ठीक है। अब इसमें जैसे दूसरा बुलेट लिखा हुआ था कि लास्ट वाला बुलेट, सॉरी, कि नो नीड टू रिकम्पाइल फॉर कोड चेंज, और इसमें रिकम्पाइल करना पड़ेगा। इसमें क्योंकि वेबसाइट में हमें पेज को रिकम्पाइल नहीं करना पड़ता, क्योंकि पूरा प्रोसेस ही होगा, ठीक है, डायनामिकली पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन इस केस में हमें पूरा कोड को रिकम्पाइल करना पड़ेगा एक 1 DLL में, ठीक है। जैसे ही कोड हमने चेंज किया, हमें फिर से रिकम्पाइल करना पड़ेगा एक DLL में, अदरवाइज वो यहाँ से डायरेक्टली इंस्टेंशिएट करता रहेगा, ठीक है, पेज क्लास को, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बना। कोई बंदा जवाब देगा कि समझ आ रही है या नहीं? फैजान अब्बासी, आसिफ इकबाल, जी सर समझ आ रही है। आप कौन सा बोल रहे हैं? फैजान अब्बासी बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, मुदस्सर इकबाल, यस सर, आ रही समझ। मुस्तनसर इकबाल, यस सर आ रही है। गुड। मुनीबुर रहमान, कशमाला, कमल, यस सर आ रही है। इकरा, अम्मार, सर आ रही है। और ये कौन है? 17 एडिट 17 19, जी कौन है आप? 17 एडिट 17 31, यस सर आ रही है समझ। कौन है आप? यस सर, फैजान आसिफ हूँ, आसिफ। अच्छा, ये एडिट नंबर के साथ नाम भी लिख दिया करेंगे, इस तरह आसिफ इकबाल ने लिखा हुआ सॉरी नाम सर, और वो फैजान है भाई। मैं 30 हूँ सर, 1730। अच्छा ठीक है, सॉरी नाम सर, जरूर सॉरी। लिखा करें साथ में एडिट नंबर के, ताकि मुखातिब करने में आसानी हो, ठीक है। अब हम देखते हैं पेज क्या चीज है। ASP.NET में वेब पेज जो है हमारा दो चीजों पे मुश्तमिल होता है। पहली चीज होती है विजुअल एलिमेंट्स, यानी कि जो भी हमने डिजाइन करते हुए कंपोनेंट्स लगाए हैं, जैसे लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, बिल्कुल जैसे वेब फॉर्म सॉरी विंडोज फॉर्म में लगाते थे, ठीक है। मार्कअप लैंग्वेज हमारी जो है हम लिखेंगे जो फ्रंट एंड पे, ठीक है। HTML टैग्स भी होंगे, कुछ सर्वर कंट्रोल्स भी होंगे, स्टैटिक टेक्स्ट भी होगा, उसमें कुछ डिव्स वगैरह होंगे, ये वो सारा कुछ विजुअल एलिमेंट्स है, ठीक है। दूसरा है कंपोनेंट जो है इसमें पेज में, वो है प्रोग्रामिंग लॉजिक फॉर द पेज, ठीक है, जिसको मैं ये कह लेता हूँ कि कोड बिहाइंड ही समझ लें आप, ठीक है, कोड बिहाइंड, विच इंक्लूड्स इवेंट हैंडलर्स एंड अदर कोड्स, ठीक है। कोई भी बटन के पीछे जो क्लिक हैंडलर्स वगैरह हम लगाते हैं वो सब इसमें शामिल होता है। ये एक एग्जांपल है ASP.NET पेज की, ठीक है। सबसे पहले पेज डायरेक्टिव आता है इसके ऊपर, ठीक है। पेज डायरेक्टिव ऊपर जो सबसे पहली लाइन लिखी हुई है
बिल्कुल इसी तरीके से आप लिखेंगे और पेज लैंग्वेज सी शार्प लिखेंगे इसमें, ठीक है। सी शार्प का मतलब ये है कि इसका कोड बिहाइंड सी शार्प में होगा, ठीक है। दूसरा सर्वर साइड कंट्रोल, सॉरी सर्वर साइड कोड। जो कोड बिहाइंड है उसको लिखने का ये भी तरीका है कि उसी फाइल में स्क्रिप्ट का टैग ऊपर लगा दिया जाए और रन एट सर्वर लिख दिया जाए, ठीक है। तो ये हमारा सर्वर साइड कोड बन जाएगा। रन एट सर्वर लिखा है तो ये कोड सर्वर साइड बन जाएगा, ठीक है। इसके अंदर बटन के क्लिक हैंडलर भी लिख सकते हैं हम, और कोई भी जो कोड बिहाइंड में चीजें लिखते हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज फॉर्म होगा, ये लाजमी चीजें, ठीक है। फॉर्म होगा, उसमें आईडी लिखेंगे और उसमें भी रन एट सर्वर आप लिखेंगे। रन एट सर्वर आप तब इसलिए लिखेंगे क्योंकि उस फॉर्म के अंदर जो भी कंट्रोल्स हैं वो भी आप चाहते हैं कि सर्वर साइड कंट्रोल बन जाए, ठीक है। फिर नॉर्मल HTML स्ट्रक्चर भी हो सकता है, जैसे ये H1 है, हेडिंग 1। इसी तरह पैराग्राफ के लिए P टैग हो सकता है, divs हो सकते हैं। और फिर ये सर्वर साइड कंट्रोल्स है, ठीक है, जिसमें शुरू में आप लिखते हैं ASP, फिर कॉलन डालते हैं, फिर टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। और उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है, रन एट सर्वर लिखते हैं आप, ठीक है, ये वाला। तो ये बन जाता है सर्वर कंट्रोल, ठीक है। अगर रन एट सर्वर नहीं लिखेंगे तो ये सर्वर कंट्रोल नहीं बनेगा, ठीक है। और ये कंट्रोल्स इस फॉर्म के अंदर हैं, ठीक है। तो ये सर्वर कंट्रोल्स प्रॉपरली सर्वर कंट्रोल्स ही दें, तो इसलिए आप फॉर्म पे भी रन एट सर्वर लिखते हैं, ठीक है। चलें फिर नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करें, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं।